हे गाइस, मैं हूँ प्राफ और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मार्वल के मून नाइट के बारे में और उसके फर्स्ट एपिसोड के बारे में। सो आपको ये दिए गए टाइम स्टैम्प्स पे ये चीज़ें देखने को मिलेगी इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। तो पहले बात करते हैं कि आखिर ये मून नाइट है कौन। मून नाइट को पहले वेयरवुल्फ बाय नाइट के कॉमिक्स में एज अ विलन इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी को देख के इन्होंने इसे कॉमिक्स में ऐसे एंटी हीरो कैरेक्टर के रूप में आगे दिखाया। तो चलिए जानते हैं कि इसकी ओरिजिन के बारे में। मार्क स्पेक्टर एक मून नाइट शिकागो में पैदा हुआ था और उसके बचपन के ट्रॉमेटिक इवेंट्स के कारण उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या फिर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जहाँ पे उसकी 3 पर्सनैलिटीज होती है। मार्क स्पेक्टर खुद, उसके बाद स्टीवन ग्रांट और जेक लॉकली। फिर आगे जाके वो मरीन कॉर्प्स में ज्वाइन होता है, लेकिन 3 साल बाद जब उनको मार्क के मेंटल डिसऑर्डर के बारे में पता चलता है तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। उसके बाद CIA में भी काम करता है, लेकिन वहाँ से भी जाने के बाद वो पैसों के लिए इलीगल फाइटिंग करता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात डू चैम्प यानी फ्रेंची से होती है। वहाँ पे उनकी दोस्ती होती है। फिर उसके बाद वो दोनों मर्सिनरी बनते हैं, यानी पैसों के लिए लोगों को मारते हैं। ऐसे ही उनके एक इजिप्ट में असाइनमेंट के दौरान वो राउल बुशमैन के लिए काम करते हैं, जहाँ पे वो एक टूम से खजाना निकालने वाले होते हैं, लेकिन बुशमैन हेड आर्किटेक्ट को ही मार देता है और वो उसकी बेटी को भी मारने वाला होता है, लेकिन ये अपना मार्क उसको बचाने के लिए बीच में पड़ता है और बुशमैन से लड़ता है। लेकिन बुशमैन गुस्से में आकर इसको बहुत फोड़ता है, मतलब मार मार के अधमरा करके छोड़ता है। फिर ये अपने आप को अधमरी हालत में घसीटते घसीटते इजिप्शियन गॉड खोंशू के मंदिर में पहुंचता है। वहाँ पे खोंशू इसको ठीक कर देते हैं और फिर ये उसका भक्त बन जाता है। और उसके बाद खोंशू के रिस्पेक्ट के लिए वो उसके मूर्ति में से केक को निकाल के खुद को बांध के बुशमैन और उसके आदमियों को ठोकता है और ऐसे जन्म होता है उसकी 4th पर्सनैलिटी यानी मून नाइट का। थोड़े समय बाद वो अपनी स्टीवन ग्रांट पर्सनैलिटी में अपने कमाए गए सब पैसों को गैम्बलिंग और शेयर मार्केट में डालता है और वहाँ से खूब सारे पैसे कमा कर मिलियनियर बन जाता है। और कॉमिक्स में मून नाइट की जो कॉस्ट्यूम इक्विपमेंट सबको यही फंड करता है। और उसकी तीसरी पर्सनैलिटी में वो टैक्सी ड्राइवर बन के क्रिमिनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अगर इसकी पावर्स के बारे में बात करें तो इसके पास स्ट्रेंथ, फाइटिंग स्किल्स और मरीन कॉर्प्स की ट्रेनिंग है और डिटेक्टिव स्किल्स भी है। ये अपनी 5th पर्सनैलिटी मिस्टर नाइट में होने के दौरान ये पुलिस की डिटेक्टिव बन के उनसे बात करके मदद भी करता है। इसके बाद ये कभी भी मर नहीं सकता, क्योंकि अगर इसको कुछ हो भी गया तो खोंचू इसको फिर से जिंदा कर सकता है और ये हमेशा रात में ही निकल के बुराई से लड़ता है। फुल मून के दौरान इसकी पावर्स और भी एनहांस होती है और खोंशू ने इसे और भी सुपर नेचुरल पावर्स दी है। ये बहुत सैवेज और वायलेंट है। इसके कुछ कांड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक बार बुश मास्टर से लड़ते लड़ते इसने उसका चेहरा छील दिया था, मतलब लिटरली फाड़ दिया था। देख रहे हो कि ये कितना वायलेंट है और ये किसी से भी नहीं डरता। एक बार अपनी सैवेजनेस का प्रदर्शन करते टाइम जब कॉमिक्स में सिविल वॉर के दौरान स्टीव रॉजर्स इससे मदद मांगने आते हैं तो उनको मना कर देता है और इतना ही नहीं, जाते वक्त बोलता है कि तुम और टोन एक रूम क्यों नहीं लेते, वहां पे जाके अपनी झगड़ा सुलझाओ ना। मैन, ये बहुत खतरनाक कैरेक्टर है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ कि मुझे डिज्नी प्लस पे आई इसका पहला एपिसोड कैसा लगा। क्या अमेजिंग एपिसोड था। ये कुछ समय के लिए मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मैं डिज्नी पर देख रहा हूँ। इसमें इन्होंने अपनी PG-13 के लिमिट्स को बहुत पुश किया है। इतना एक्शन तो नहीं देखने को मिला, लेकिन इन्होंने बाकी सारी मार्वल के सीरीज जैसा ना करके विलन को पहले एपिसोड में इंट्रोड्यूस कर दिया है। एपिसोड थोड़ा कंफ्यूजिंग तो जरूर लगता है। इसमें इन्होंने बहुत सारे मार्वल के और इजिप्शियन माइथोलॉजी के ईस्टर एग्स दिए हैं, तो इसको ध्यान से देखना। और ऑस्कर आइजैक और ईथन हॉक ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, स्पेशली ऑस्कर आइजैक। जिस तरह स्टीवन ग्रांट को प्ले किया है, आप उसके मेंटल ट्रॉमा को फील कर सकते हैं। वो कितना कंफ्यूज है अपनी अपनी डिसऑर्डर के कारण, उसको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, वो आप फील कर सकते हो। और इसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ रिवील तो नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी फर्स्ट एपिसोड में दिखाया है वो देख के मुझे बहुत मज़ा आया। मेरी तरफ से तो ये मस्ट वॉच है। तो अब मैं बात करता हूँ एपिसोड की स्टोरी और डिटेल्स के बारे में। तो अगर आपने एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाके देख के आइए, फिर आगे देखिए,
क्योंकि ये आपके एपिसोड देखने के एक्सपीरियंस को खराब कर सकता है, स्पॉइल कर सकता है। तो स्पॉइलर वार्निंग फॉर दैट। तो एपिसोड की शुरुआत होती है इथन हॉक के कैरेक्टर आर्थर हैरो से, जो शायद अपने आप को ही अपने पापों की सजा दे रहा है। ग्लास को तोड़ के उसको अपने जूते में डालकर चला जाता है। मैंने ये देख के मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हुआ था। और उसके बाद पहली बार हमें देखने को मिलता है मार्क स्पेक्टर की दूसरी पर्सनालिटी स्टीवन ग्रैंट, जिसको इन्होंने कॉमिक्स से पूरी तरह चेंज किया है। क्योंकि कॉमिक्स में ये चार्मिंग और मिलेनियर होता है और यहाँ पे इसको एक नो बॉडी लूजर की तरह दिखाया गया है। फिर हमें देखने को मिलता है कि इसने अपने आप को सोते टाइम बांध के रखा है, क्योंकि इसको भी पता है कि इसके साथ कुछ झोल है और सोने के बाद कहाँ पे भी ये चला न जाए और कोई आए जाए वो भी इसको पता है चले, इसलिए इसने अपने बेड के चारों तरफ सर्कल में सॉल्ट भी फैला के रखा है। बहुत ही बुरी हालत है बेचारे की। और इसके बाद हम उसको सोती हुई हालत में एक काम पर जाते देखते हैं। यहाँ वो म्यूजियम में एक टॉय शॉप में काम करता है और यहाँ पे उसको एक छोटी लड़की मिलती है और जिसे वो इजिप्शियन माइथोलॉजी के बारे में बताता है, जिसमें हमें पता चलता है कि ये भी एक नर्ड है और इसको इजिप्शियन माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। और यहाँ पे वो उस बच्ची को एनियाड के बारे में बताता है, जो 9 इजिप्ट गॉड्स और गॉडेसेस का ग्रुप है। और ये भी बताता है कि ममीफिकेशन कैसे किया जाता है और ह्यूमन हार्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है और किस तरह मरने के बाद इजिप्ट में देवता इंसान को उसके हार्ट से जज करके फील्ड ऑफ रीड्स में भेजते हैं। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे वो बच्ची उसको पूछते है कि तुम्हें कैसा लगा जब तुम्हें भी फील्ड ऑफ रीड्स से रिजेक्ट किया गया था। और स्टीवन कंफ्यूज हो जाता है। वो उसको बोलता है कि मैं तो अभी जिंदा हूँ, तो कभी यहाँ पे गया ही नहीं। नाउ दैट्स स्पूकी वन, क्योंकि कॉमिक्स में खॉन्शु मार्क को मौत से वापस ले आता है और उसको बचाता है और शायद ये उसका ही रेफरेंस है यहाँ पे। उसके बाद हम स्टीवन की खड़ूस बॉस डोना से मिलते हैं, जो उसे बहुत काम कराती है और जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पे भी चेंज किया गया है, क्योंकि कॉमिक्स में स्टीवन डोना का बॉस होता है और वो उसके लिए काम करती है, ना कि वो उसके लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बदल दिया है। कोई नहीं, यहाँ पे इसको बहुत सुनाती है वो और काम कराती है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अपने स्टीवन भैया को डेट पर जाने का चांस मिल रहा है और वो भी शर्मा के हाँ बोल देते हैं। और इसके बाद वो काम खत्म करके घर जा रहा होता है। जाते टाइम उसका दोस्त उसे स्टीवन की जगह स्कॉटी बुलाता है और स्टीवन उसको करेक्ट करके जाता है। बेचारे को कोई उसके अपने नाम से बुलाता ही नहीं है। सैड लाइफ। और उसके बाद वो रोल खाते अपने ह्यूमन स्टैचू बने दोस्त से बात करता है, उसकी साइड लाइफ के बारे में, उसके साथ क्या क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये ह्यूमन स्टैचू बना हुआ इंसान शायद कॉमिक्स से बैटरन क्रॉली हो सकता है, जो मून नाइट का खबरी था। और उसके बाद वो घर जाके अपना सब सेटअप करके सोने से पहले रखता है और फिर जगह रहने की ट्राई करता है। किताबें पढ़ता है इजिप्शियन माइथोलॉजी के बारे में, कुछ पजल सॉल्व करता है, लेकिन इतना सब भी ट्राई करने के बाद भी आखिर उसे नींद लगी जाती है। और इसके बाद उसकी आंख भगवान जाने यूरोप की किसी वादियों में या माउंटेन में ही खुलती है और उसका जबड़ा डिसलोकेटेड होता है, जिसको वो रिलोकेट करता है। माय गॉड, फैमिली फ्रेंडली डिज्नी ने इसकी परमिशन कैसे दी होगी? कोई नहीं। आगे उसे अपनी जेब से एक स्कैरब मिलता है। कॉमिक्स में मून नाइट स्कैरब्स को अपने वेपन के रूप में यूज करता है और उसे अपने दिमाग में खॉन्शु की आवाज़ आती है, कि उसे बहुत ही सैवेज तरीके से क्या करना है वो बताता है। खॉन्शु मून गॉड है और वो एनियाड में से एक गॉड है, जो रात में लोगों पर नजर रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और मार्क स्पेक्टर एक मून नाइट इसको ही समर्पित है, वो इनको ही पूछता है। उसके बाद स्टीवन के पीछे गुंडे लगते हैं बंदूक लेके, लेकिन वो बचते बचाते दौड़ते एक रोड पे ग्रुप या कल्ट के यहाँ पहुंचता है। यहाँ पे हमें फिर से आर्थर हैरो दिखता है और उसके चलते टाइम सैंडल्स या जूते जो भी है वहां से हमें कांच के टुकड़ों की आवाजें आती है और वो शायद इस कल्ट या ग्रुप का लीडर है। लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कॉमिक्स में ये आर्थर हैरो इतना भी बड़ा विलन नहीं था। वो कॉमिक्स में वो हिटलर के लिए काम कर रहा था और वो एक सर्जन रहता है जिसको कोई स्किन डिसऑर्डर होता है। उसको ठीक करने के लिए वो लोगों पे इलीगल एक्सपेरिमेंट करता है और मून नाइट यहाँ पे आके इसको संभालता है। लेकिन यहाँ पे इसको भी चेंज किया गया है। शो का मेन विलन यही है शायद। इसके बारे में पता चलता है कि ये एक एनियाड में से डेमोनेस या गॉडेस अमिट को मानते हैं और उसके लिए सब कुछ करते हैं। इजिप्शियन माइथोलॉजी में अमिट डेथ के बाद हार्ट को जज करते हैं और
प्योर हुआ तो रीढ़ के फील्ड्स में जाने दिया जाता है, नहीं तो बॉडी को एब्जॉर्ब किया जाता है। ये गॉडेस आगे से देखने में उसका एक क्रोकोडाइल का चेहरा रहता है, मिडल बॉडी लायन की होती है और पीछे की बॉडी हिप्पोपोटेमस की है। और शायद आर्थर हैरो इसी का ही अवतार है, जैसे अपना मार्क स्पेक्टर खॉन्शू का अवतार है। यहाँ पर आर्थर हैरो अमिट की ही तरह कल्ट के लोगों को जज करता है। ऐसा दिखाया गया है कि उसके हाथों में तराजू का टैटू टाइप कुछ है जो जस्टिस के बैलेंस को सिंबलाइज करता है, और वही जज करते टाइम हिलता है और ग्रीन या रेड होता है। इसके बाद उसको अपने बॉडीगार्ड से पता चलता है कि स्कर्ब लेके मार्क या स्टीवन यहाँ पे ही है, और वो अपनी एक ट्रिक यूज करके उसको पकड़ता है, और वो स्टीवन को मर्सिनरी कह के बुलाता है। लेकिन स्टीवन को यहाँ पे पता ही नहीं है कि वो यानी मार्क मर्सिनरी है। वो हैरो को बोलता है, अरे मैं तो वो हो ही नहीं, मैं स्टीवन हूँ, तेरे को शायद दूसरा कोई चाहिए। लेकिन आर्थर उसके पॉकेट या हाथ में स्कैरप देखता है और उसको लौटाने को बोलता है। वो भी उसे लौटाने वाला होता है, लेकिन खॉन्शू उसकी बॉडी को यूज करता है और उसकी फिस्ट खुलती ही नहीं। उसके बाद लोग उसके पीछे पड़ते हैं, लेकिन वो अचानक से ब्लैकआउट होता है और बूम, उसके हाथों में खून और बाकी सब ढेर पड़े हैं। पहली बार डिज्नी के शो में इतना खून देखने को मिला, लेकिन एक्शन इन्होंने दिखाया नहीं। अरे डिज्नी थोड़ा दिखाओ एक्शन, अच्छा लगता है मेरे को खून खराबा देखने को। शायद अगले एपिसोड में दिखाएंगे। उसके बाद ट्रक चेस सीन है, यहाँ पे भी वो ब्लैकआउट होता है और सब कंट्रोल हो जाता है। इसी टाइम खॉन्शू की सैवेज कमेंट्री सुन के मेरे को तो बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद अचानक से उसकी आंख बेड में खुलती है और वो ये सब एक सपना समझ के हंसने लगता है। और उसके बाद उसको याद आता है कि उसकी डेट है, तो वो उठ के डेट के लिए चला जाता है। और क्योंकि वो अब तक आई नहीं होती डेट पे, तो वो उसको फोन करता है। तो बेचारे को ये पता चलता है कि आज फ्राइडे नहीं संडे है और उसकी डेट मिस हो गई है, और वो उसका फोन और दिल दोनों काट देती है। फिर घर जाके वो उसके लिए खरीदे गए चॉकलेट खुद ही खा रहा होता है कि उसको अपने ही घर में एक सीक्रेट कोना दिखता है जहाँ से उसको एक चाबी और फोन मिलता है। और वो फोन चेक करता है तो उसमें एक लाइला नाम के लड़की के 50 मिस कॉल्स दिखते हैं। शायद इसका और मार्क का बहुत ही याराना लगता है। और उन्हीं मिस कॉल्स में से एक मिस कॉल डू चैम का भी होता है, जो कॉमिक्स में मून नाइट का दोस्त होता है और वो उसकी मदद भी करता है। तो इसके बाद वो लाइला को कॉल करता है और वो उससे पूछती है कि मार्क इतने दिन कहाँ थे, और ये बोलता है कि मैं तो स्टीवन हूँ। और उसको और भी कोई कई चीजें पूछता है तो वो कॉल ही कट कर देती है। अरे कोई इसको लड़कियों से कैसे बात करते हैं वो सिखाओ, वैसे वो मुझे भी नहीं आता। एनीवे, उसके बाद अचानक से उसे अजीब आवाजें आने लगते हैं और घर हिलने लगता है। तो वो डर के घर से बाहर निकल के लिफ्ट में जाता है और वहां पे भी उसे खॉन्शू के डरावने हेलुसिनेशंस और फिर सपने आते हैं। और उसकी आंख अचानक से बस में खुलती है डायरेक्ट। वो एकदम चिल्लाता है, सब एकदम उसके तरफ देखने लगते हैं। लेकिन वो फिर म्यूजियम में जाता है और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि आर्थर हैरो उसका पीछा कर रहा था। बाद में वो म्यूजियम में जाता है तो उसकी और आर्थर की मुलाकात वहाँ पे ही हो जाती है और उसे पता चलता है कि वो सब सच था, सपना नहीं। फिर वो वहाँ से भाग जाने की कोशिश करता है तो उसके चेले इसको रोक देते हैं और फिर आर्थर हैरो और स्टीवन में कॉन्वर्सेशन होती है अमित को लेके। अमित और फिर आर्थर स्टीवन को जज करता है तो उसको इसके अंदर बहुत क्योस दिखता है और स्टीवन वहां से भाग निकल रहा है। तो उसको मारने के लिए रात में आर्थर उसके पीछे अंगस जैसे दिखने वाला जैकल जैसे क्रिएचर को भेज देता है स्कैरोब लाने के लिए। यहाँ से भागते बचते कैसे भी करके टॉयलेट में पहुंचता है स्टीवन और दरवाजा लगा देता है। और यहाँ पे पहली बार हमें मार्क को आईने में देखने को मिलता है और वो इसको कहता है कि अपनी बॉडी मुझे सरेंडर कर दो, मैं हम दोनों को बचाऊंगा। तो और कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो ऐसा ही करता है और फिर मून नाइट के कॉस्ट्यूम में एकदम मम्मी स्टाइल ट्रांसफॉर्म होके वो उस क्रिएचर को पकड़ के घसीटते मारता है। ज्यादा एक्शन दिखाया नहीं गया, शायद आगे देखने को मिल सकता है। और फिर मून नाइट के लुक के साथ ये एपिसोड यही समाप्त होता है। मुझे इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे शीशों का इस्तेमाल भी बहुत अच्छी तरीके से उसकी 2-3 पर्सनालिटीज को सिंबलाइज करते दिखाया गया है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा रिव्यू और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मैं आगे ऐसे ही और रिव्यूज और एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूँ, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।